नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और आज कुरुक्षेत्र में मैं हूं आपके साथ आलोक। आज हम बात करेंगे 146 करोड़ रुपए की। अब आप सोच रहे होंगे ये 146 करोड़ की क्या कोई नई योजना आई है या किसी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन ऐसा मान्यवर कुछ भी नहीं है। ये 146 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है और अब आपको बता दें किस बड़ी खबर पर आज हम बात कर रहे हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक में सेंधमारी का मामला सामने आया, जिसने 146 करोड़ रुपए हड़प लिए और 300 करोड़ लेने की साजिश थी। 1 साल से यह साजिश चल रही थी। अंदाजा लगाया जा सकता है 18 महीने बाद मिशन कामयाब रहा तो 1 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से बिल्डर गंगासागर चौहान की गिरफ्तारी हुई है, मास्टरमाइंड ध्रुव भी गिरफ्तार हुआ है, रामराज आकाश भी गिरफ्त में है, भूपेंद्र करमवाली की भी गिरफ्तारी है और ये मुंबई से किए गए थे हैकर्स हायर और हाईटेक तकनीक से सेंधमारी हुई है। तो कोऑपरेटिव बैंक पर ऑनलाइन डाका और एसटीएफ के शिकंजे में है अब आरोपी, तो लगातार इनसे पूछताछ जारी है। तो बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं और महमूदाबाद सहायक प्रबंधक भी करमवीर के साथ मिलकर के किस तरीके से डील हुई है और अफसरों के साथ बैंक आया हैकर और पूरी एक रैकी की थी, यानी कि पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। तो एसटीएफ की जांच में 5 लोग गिरफ्तार किए गए कोऑपरेटिव में और अभी आने वाले समय में कितने भेदियां हैं और भी अभी कुछ जो पूछताछ अभी इन 5 लोगों से पूछताछ होगी तो आने वाले समय में कुछ और भी नाम निकल करके आएंगे। अभी नाम देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, कुछ अभी जो नाम भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें ध्रुव का भी नाम है और साथ ही साथ मास्टरमाइंड जो ध्रुव ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और करमवीर भी नाम इसमें है और साथ ही साथ जो ऐसे नाम है रामराज जो आकाश को भी गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड ध्रुव है, बिल्डर गंगासागर चौहान को गिरफ्तार किया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक में सेंधमारी और कैसे हुई करोड़ों की सेंधमारी, तो आज हम इस कुरुक्षेत्र डिबेट में जानेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब आए हुए मेहमानों से लेंगे। तो कैसे हुई करोड़ों की सेंधमारी, किसने की, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और अब क्या कुछ कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है कुछ और भी नाम सामने आएंगे। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम में करप्शन कहां तक व्याप्त है और इसमें लूप होल्स कहां कहां पर हैं और सबसे बड़ी बात कि इन लूप होल्स को कैसे दूर किया जा सकता है, एक स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आज हमने इसीलिए खास पैनल बुलाया है, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यादवेंद्र मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं सचिवालय संघ के। यादवेंद्र मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। सतीश पांडे जी हैं खास मेहमान के तौर पर, अध्यक्ष हैं जो कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के। सतीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिंह जी हैं सपा प्रवक्ता, मनीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक पांडे जी हैं कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, जो हर शख्स के जहन में इस वक्त सवाल है, 146 करोड़ रुपए का घोटाला, किस तरीके से हेरा फेरी की जाती है और ये नेटवर्क देखिए आप, इसमें कोई एक मिलीभगत का नहीं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस घोटाले की जो अगर बात करें संरचना रखने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 1 साल का वक्त लगा, तो खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है 1 करोड़ रुपया जब खर्च हुआ है इस धोखाधड़ी की साजिश रचने में, तो कितने करोड़ों का घोटाला होगा, शायद कहने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। जल्दी से यादवेंद्र मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मामला चूंकि बेहद गंभीर है, आम लोगों की जहन में भी सवाल है, वो जनता जो अपना बैंकों में पैसा किस तरीके से रखती है, उसकी पूंजी एक होती है, खून पसीने की कमाई होती है। हर शख्स आज इस खबर को देख करके पूरी तरीके से हतप्रद है, किस तरीके से मामला सामने आया, क्योंकि अब लोक भवन में अगर बात करें जिस तरीके से सेक्शन ऑफिसर एक है, लेकिन अब तमाम सारे लोगों की कार्यप्रणाली, उनकी भूमिका पर कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, आपने सिस्टम की बात उठाई। सिस्टम में राज्य कर्मचारियों के ऊपर कर्मचारी आचरण नियमावली आच्छादित होती है। उसमें जब वो प्रवेश करता है, सेवा में आता है, तो सबसे पहले उसे डिक्लेरेशन देना होता है चल और अचल संपत्तियों का। ऐसे तत्व जो इस तरीके की घटनाओं में पकड़ के सामने आ रहे हैं, एक शीर्ष संस्था जो प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उसमें अनुभाग अधिकारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि वह गिरफ्तार होता है और वह भी 150 करोड़ रुपए के उस घोटाले के साथ, जिसमें कि वह इन्वॉल्व ही नहीं था बल्कि मास्टरमाइंड था, तो शासन में और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ये पूरी खंगालनी पड़ेगी, सारी स्थितियों को खंगालना पड़ेगा, उनके दिए गए डिक्लेरेशन को खंगालना पड़ेगा। यदि डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं दिया है तो ले करके ऐसे लोगों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, ताकि अगर संपत्तियों की जांच होती रहती तो लोगों को ये आभास रहता कि अगर हम कुछ करेंगे भी तो हमारी संपत्तियों से वो सारी चीजें पकड़ ली जाएंगी। हम शुक्रगुजार हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टम ने यदि अलर्ट नहीं भेजा होता और अलर्ट के आधार पर उसको चेक नहीं किया गया होता तो 142 या 46 करोड़ रुपया जो भी है वो यूपी कोऑपरेटिव बैंक से निकल गया होता, उन फर्जी खातों में चला गया होता। जैसा कि अन्य खातों से विड्रॉल कर करके लोग निकाल ले जाते हैं, वैसे ही 146 करोड़ आम जन का था। वह जब बैंक में पहुंचता तो हाय हाय मस्ती। पूरे सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन एक जगह ये आलोचना अवश्य होनी चाहिए कि जो राज्य सरकार का सिस्टम है या बैंकों का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसा पुअर है कि लोग सेंधमारी करने का प्रयास ही नहीं करते। बात घूम फिर के आ गई सिस्टम की और सिस्टम में लूप होल्स की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यादवेंद्र जी, जल्दी से मैं पहले एक सवाल का जवाब आपसे और जान लूं। आपने कहा डिक्लेरेशन देना होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। जब कोई भी चीज फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्मेलिटीज सारी पूरी की जाती हैं। क्या इंटरनल, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मॉनिटरिंग इंटरनल नहीं होनी चाहिए बीच में कि एम्प्लॉइज की कोई ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? बिल्कुल सिस्टम है जी, बिल्कुल सिस्टम है। और यह सिस्टम जो है, हम आपको गत सरकारों की बात कर रहे हैं, तो गत सरकारों ने पूरे सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से एक बाकायदे सर्कुलर जारी करके उनकी संपत्तियों के विवरण मंगा के रख रखे हैं, एस्टेब्लिशमेंट में रखे हुए हैं, लेकिन उसकी 10 साल से जांच नहीं हुई। और मैं स्वयं भी प्रमुख सचिव हूं या अपर मुख्य सचिव हूं, सचिवालय प्रशासन के सबसे अनुरोध करता रहा कि कम से कम जांच कराइए, इसलिए कि एक व्यक्ति, एक मछली पूरे तालाब को जैसे गंदा करती है, वैसे सचिवालय का एक कर्मचारी यदि इस तरीके की आपराधिक कृत्यों में इन्वॉल्व होता है तो वो ना घर के लोगों को जो भी सचिवालय में सर्विस कर रहे हैं, ना अपने घर को लोगों को जवाब दे पाता है, ना अपने समाज में जवाब दे पाता है, तब जबकि उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे चिन्हित लोगों को यदि पकड़ लिया जाए तो कम से कम बहुत कुछ साख प्रदेश की भी बचेगी। बिल्कुल, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित करने की जरूरत है और उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी इस तरीके की सजा नहीं मिल रही है। बात करेंगे आगे भी हम कि किस तरीके की सजा का प्रावधान है और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई जो बने एक नजीर। सतीश पांडे जी, आप लगातार कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, कई कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, उनका किस तरीके से नेतृत्व करते हैं आप। बड़ी बात यह कि अब ये जो मामला आपने देखा होगा सामने आया, आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है, चूक कहां पर हुई है और सिस्टम में लूप होल्स कहां पर हैं? आलोक जी, निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए ये घोटाला बहुत चिंता का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत समाचार को कि हम इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से और आज की इस डिबेट के माध्यम से अपने कर्मचारियों को जागरूक भी कर सकें कि जिस तरीके से ये आज 146 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, करने वाले 1 या 2 कर्मचारी हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उंगली उठ रही है पूरे प्रदेश के लाखों लाख राज्य कर्मचारियों की ओर। ये चिंता का विषय है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा यादवेंद्र जी ने कहा कि साल, 2 साल, 3 साल में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की आय का जानकारी करना ये सरकार का कर्तव्य है। एक और सरकार जहां जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर बात कर रही है, वहीं का एक सेक्शन अफसर या और भी तमाम सारे विभाग हैं जहां आप जानते होंगे कि कोई किसी छोटे से पद पर है, कोई लेखपाल अरबों रुपए का मालिक बना जा रहा है। ये कैसे हो रहा है और इनके विरुद्ध कार्यवाहियां क्यों नहीं हो रही हैं?
तो ये सब इसी का परिणाम है। जब तक कार्यवाही सख्त नहीं होगी तब तक किसी इस प्रकार पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के कर्मचारियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से बचें, क्योंकि जो साइबर क्राइम इस समय चल रहा है, हैकिंग का सिस्टम चल रहा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप भी कभी ना कभी दायरे में आ सकते हैं। तो पूरे सावधान रहने की हमेशा आवश्यकता है जी। चलिए, बड़ी बात यह है कि अब साइबर क्राइम से बचें, लेकिन बैंक जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, आम जनता जाए तो कहां जाए। आज ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं उन सफेद पोशों से जो अपनी जिम्मेदारी की बात तो करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन इस जीरो टॉलरेंस में 146 करोड़ रुपए का जो लेन देन सामने आया है। आप समझ रहे हैं कि मैं इस वक्त अशोक पांडे जी के पास आ रहा हूं। अशोक पांडे जी, मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी बात में ही सवाल था। अब मैं चाहूंगा इस पर आपकी जरा टिप्पणी स्वागत के साथ। देखिए, आपको बता दें कि कोऑपरेटिव शब्द एक पवित्र शब्द है। इसकी जो जब कोऑपरेटिव बना था तो लोगों का आम सहमति से एक सब लोग मिलके काम करें, लेकिन दुर्भाग्य है कोऑपरेटिव शब्द कई वर्षों से निश्चित तौर पे एक भ्रष्टाचार का ये मान लिया गया कि कोऑपरेटिव है तो निश्चित भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, उन योगी जी ने मंत्रियों से, अपनी कैबिनेट के अधिकारियों से कहा था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, और निश्चित तौर पे उसी का परिणाम है कि साल भर से इस पे काम हो रहा था। आज इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और गिरफ्तारी हुई। मेरा ये मानना है, हम पे तो देख रहा हूँ किसी तरह से कोऑपरेटिव में एक एक परिवार के लोग काबिल हो जाते थे, जिस तरह से कोऑपरेटिव लोगों के घर का हिस्सा हो जाती थी। बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव के जितने सिस्टम बनाए गए थे, सारे भ्रष्टाचार के केंद्र हो गए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, मेरा तो ये मानना है धीरे धीरे सुधार पे है, इसमें कोई यही तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, लोगों का भरोसा बढ़ा है, और यहां पर कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। अब कहीं ना कहीं चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी सर। जी अशोक जी, अपनी बात रखिए। अशोक जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, देखिए, निश्चित तौर पे भरोसा बढ़ा है। अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जीते, पारदर्शिता के आधार पे हुआ है। अब कोऑपरेटिव का सिस्टम बदल रहा है, और मेरा तो ये मानना है, वरना अभी कायदे से जांच हो तो न जाने कितने परिवार के बड़े नेताओं के बच्चे तक कोऑपरेटिव के बड़े बड़े पदों पे काबिल थे। मुझे लग रहा है कि अब ये कोऑपरेटिव का सिस्टम बदल रहा है, ये कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। और कॉर्पोरेशन किन किन के बीच है? देखिए, सेक्शन ऑफिसर के बीच में है, बैंक के अधिकारियों के बीच में है ये कॉर्पोरेशन, और साइबर एक्सपर्ट के बीच में। ये गठजोड़ कैसा लगा आपको? देखिए, यही गठजोड़ था जो हर्षद मेहता बनाता था। हाँ। यही गठजोड़ था कि एक गरीब आदमी 5,000 लेता था, 5 दिन बाद उसके घर पुलिस आ जाती थी, लेकिन 500 करोड़ लेके लोग गायब हो जाया करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, तब से सिस्टम बदला है। अब निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, लोग संस्थाएं बना के, एनजीओ बना के करोड़ों रुपया अनुदान लेते थे। अब हमारी सरकार ने कह दिया, नहीं, कहाँ से पैसा आया, क्यों आया, कैसे आया। छोड़िए, अब एनजीओ बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो खुला खेल हो रहा है। देखिए, लोक भवन में किस तरीके से और कोऑपरेटिव बैंक में। मेरा मुद्दा ये नहीं है किसकी सरकार में क्या कुछ हुआ, लेकिन आम लोगों का पैसा है, किस तरीके से आम लोग अब जाएं तो कहां जाएं, जो अपनी मेहनत की पूंजी है। मैं एक बार मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, 240 करोड़ किस तरीके से और 146 करोड़ रुपए जो हड़प लिए गए हैं, अब गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और किस तरीके से जो एक नेक्सस काम कर रहा है, इसमें आप लूप होल्स कहां पर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है? आज मैं आपसे चाहूंगा आपकी टिप्पणी जरा। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात हमेशा कहते हैं, मंचों पर जब बोलने जाते हैं तो एक बात हमेशा कहते हैं कि हमारे सरकार की जो नीति है उसमें जीरो टॉलरेंस, मतलब पारदर्शी एक सरकार चलाने की बात करते हैं। और वो जब सत्यता के करीब आप या उत्तर प्रदेश या देश का कोई भी नागरिक
जब उस बाणी उनके बोलने के तरीके के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसको यह महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कितने चरम पर पहुंचा है। आलोक जी, थाने में पासपोर्ट के नाम पर जब आप किसी का भी वेरिफिकेशन कराने आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि थाने में एक लड़का विदेश में 10,000 की नौकरी करने के लिए जा रहा है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसको 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये थाने में देना पड़ता है। उसके बाद से उसको अपमानित किया जाता है थाने में। ये 146 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की जो बात आई है, ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। इसलिए छोटी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का जो सर्वोत्तम शिखर है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने पार किया है। इसके तमाम उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार में जब आप देखेंगे तो महसूस होगा कि इनके सरकार के जो मातहत मंत्री हैं उन लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए हैं। आप देखिए अभी हाल के दिनों में जब योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बोलते हैं तो बहुत मीठी बाणी बोलते हैं, लेकिन वो एक स्वीट पॉइजन होता है। वो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए स्वीट पॉइजन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी अशोक पांडे जी बोल रहे थे तो मेहता जी का नाम ले रहे थे, मेहता जी का, लेकिन उन्होंने मेहुल चौकसी का नाम नहीं लिया। हजारों करोड़ इस हिंदुस्तान के बैंकों से लूट करके लुटेरा आदमी देश दुनिया में जाकर के विदेशों में बैठा हुआ है। आप विजय माल्या को देखिए, आप ललित मोदी को देखिए, इन्हीं की सरकार में जाकर के हजारों करोड़ रुपए बैंकों से लूट करके इन लुटेरों ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के जो हुक्मरान हैं उनके समर्थन से ये जाकर के देश का पैसा लूट करके विदेशों में मौज और मस्ती कर रहे हैं। चलिए, बात ये कि पैसे की लूटपाट पर रोक लगना चाहिए, मुद्दा ये है। जी अशोक जी अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर मैं अभी आऊंगा। ये भी तो पता लगाइए कौन सी सरकारें थी जो इनको बड़ा आदमी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले विजय माल्या बड़ा आदमी तो आप बता दीजिए अशोक पांडे जी कि गौतम अडानी किसके कार्यकाल में बड़ा आदमी बना? जो आदमी 2014 में भारत का 208वें नंबर का आदमी था, वो इस समय दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। किसकी सरकार में बना? का गुणगान राजस्थान में अशोक गहलोत कर रहे थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अशोक गहलोत की बात मैं जवाब थोड़ी देने बैठा हूँ। अशोक पांडे जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो गौतम अडानी भारत में 2014 में 208वें नंबर का धनी आदमी था, वो आज के समय में दुनिया का दूसरे नंबर का धनी आदमी कैसे बन गया? किसके रिजीम में बड़े आदमी हुए हैं इसकी जानकारी आप ले लीजिए। अरे आप बताइए अशोक पांडे जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि 208वें नंबर का भारत का धनी आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का धनी कैसे बन गया? चले जाइए, पासपोर्ट बन रहा है, अब कोई भ्रष्टाचार। चलिए, कहीं जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बात कर रहा हूं इस गठजोड़ को लेकर के, जबकि मैं पहले कह चुका हूं किसकी सरकार में क्या कुछ घोटाला पनपा, कितने करोड़ का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है इस समस्या के समाधान के लिए, इसीलिए मैंने आज खास पैनल बुलाया है। यादवेंद्र जी, मैं एक सवाल, बहुत अहम सवाल का जवाब जो इसी से सीधे तौर पर जुड़ा हो। जब कोई कर्मचारी का उत्पीड़न होता है, उसकी कोई समस्या होती है, तो जिस तरीके से आप लोग उठाते हैं संघ के तहत, जिस तरीके से, लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है, अब किस तरीके से आवाज उठाएंगे आप लोग? किस तरीके की कार्रवाई? अपनी कानून तो अपना काम करेगा। जी देखिए, कार्रवाई हमें नहीं करनी है। कार्रवाई वही घूम के फिर वही बेसिक बात आ जा रही है, सिस्टम को करनी है, सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों को करनी है। इस घटना ने राज्य सरकार और जीरो टॉलरेंस, चूंकि मुख्यमंत्री जी की भी नीति है और पांडे जी भी बैठे हुए हैं, इस डिबेट से कम से कम एक वो मैसेज जाना चाहिए कि राज्य कर कोई भी, चाहे सचिवालय में बैठा हुआ हो या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में बैठा हुआ हो, एक ड्राइव चलाई जानी चाहिए और ड्राइव चला करके सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करना चाहिए। एक डाटा बैंक अभी राज्य सरकार ने तैयार करके अभी कल ही, मेरा ख्याल कल या परसों मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो इस तरीके का भी डाटाबेस तैयार होना चाहिए कि कर्मचारी और अधिकारी जब सचिवालय उसने प्रवेश किया था अपनी सेवा में, तो उसकी स्थिति, माली हैसियत क्या थी, आज उसकी माली हैसियत क्या है। एक कर्मचारी सेवा में आता है, 3,000 स्क्वायर फीट का गोमती नगर में मकान बनाए खड़ा हुआ। सिर्फ गोमती नगर में कर्मचारियों और अधिकारियों के बने हुए मकानों की जांच करा ली जाए।
तो अपने आप पता लग जाएगा कि हर जगह घोटालेबाज भरे हुए हैं। इन घोटालेबाजों को रोकने की मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है राज्य सरकार की, सिस्टम की बनती है। वो सरकारें किसी भी पार्टी को, मुझे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन पांडे जी से मेरा ये विशेष अनुरोध है, आज प्रवक्ता के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह परामर्श दीजिए, सचिवालय से लेके राज्य के किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों के जितने भी चल अचल संपत्ति के मामले हैं वो मंगाए जाए और ड्राइव चलाई जाए। देश स्तर पर चल रही है, प्रदेश स्तर पर भ्रष्टाचारियों जो सामने आ गया उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जा रही है। जो छिपा हुआ है, बिल्कुल, अभी भी कई ऐसे नाम सामने आए जो आने वाले समय में अभी सामने आ सकते हैं। ये तो बहुत छोटे से आंकड़े सामने आए यादवेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से हैकर्स के हौसले बुलंद हैं, किस तरीके से वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। पता चला आपने कहा एक डेटा तैयार किया जाए, डेटा तैयार किया गया, उसको भी सिस्टम से हैक कर देंगे, वो उनके तो हौसले इतने बुलंद हैं। नहीं, देखिए, एक्चुअल जहां तक डेटा तैयार करने की बात है, सरकार को ये सारी जानकारी है। सरकार का मतलब सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को भी ये जानकारी है। एक कर्मचारी और अधिकारी किसी भी फंक्शन में, बेसिक बात उठा रहा हूं कि किसी कार्यक्रम में जाता है, 20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी वहां पे खड़ा हुआ है, जाकर के पूरे उसके परिवार के जो सदस्य उतर रहे हैं उनके टोटल की कास्ट निकाल ली जाए, उसके शरीर की ऊपर जो वस्त्र और गहने हैं उसकी कास्ट निकाल ली जाए, तो उस कार से निकलने वाले लोग कम से कम 50 लाख रुपए के लोग होते हैं गाड़ी मिला करके। तो ये सारी चीजें क्या दिखती नहीं है, सिस्टम में दिखता नहीं है। इनकम टैक्स के भी अधिकारी उन कार्यक्रमों में जाते हैं, ईडी के भी अधिकारी उस कार्यक्रम में जाते हैं, सीबीआई के भी अधिकारी जाते हैं, पुलिस के भी अधिकारी जाते हैं। भैया कैसे आंखें खुलेंगी? आंखें तो ऐसे ही खुलेंगी कि आप आंखें खोलिए, सब कुछ दिख रहा है। आरबीआई ने आज तो आपने इस डिबेट में आंखें खोल के रख दी हैं। सतीश पांडे जी, ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित किया जा सकता है? किस तरीके से, क्या आने वाले समय में एक डेटा तैयार करने की वाकई में जरूरत है? देखिए, महासंघ हमारा या कोई भी कर्मचारी संगठन कभी किसी भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देता है। अभी आपने प्रश्न किया कि अब इसमें संघ क्या करेगा, ये संघ का विषय है ही नहीं। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो निश्चित रूप से उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब रही बात चिन्हित करने की, तो जो हम लोग शुरू से बात कहते चले आ रहे हैं कि ये देखना चाहिए, चाहे प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार समीक्षा की जाए या 6 वर्ष में या 4 वर्ष में, कि इस व्यक्ति की आमदनी कितनी है, सरकारी नौकरी करते हुए सैलरी कितनी पा रहा है और इसकी परिसंपत्तियां कितनी हैं। अगर इस बात का भय कर्मचारी समाज में बैठ जाए तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार पर अंकुश पा सकते हैं। लेकिन एक बार वो हो जाता है, उसके बाद जनरली कोई जल्दी करता नहीं। और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई पड़ती है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है। तो ऐसे लोगों पर, 1-2 लोगों पर कार्यवाही हो जाए तो बाकी के लोग। और जहां तक हैकर्स की बात करी आपने, तो हैकर्स बिना किसी के मिले हुए डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी आपने देखा कि बैंक के एम्प्लॉय मिले हुए थे, एक बैंक का पूर्व मैनेजर मिला हुआ था। ये सारे के सारे लोग जब मिलते हैं तभी हैकर्स का काम शुरू होता है जी। बाकी हैकर्स ऐसे नहीं कुछ। बिल्कुल, बात निकल करके आ गई। अब मनीष जी, बिना सफेद पोश के मिली भगत से ये मुमकिन ही नहीं है। आलोक जी, एक बहुत व्यवहारिक बात, चूंकि कर्मचारी संघ के बिल्कुल, हाँ, कर्मचारी संघ के बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और एक व्यवहारिक बात आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब गांव में कोई एक आदमी गुनाह करता है तो थाने में उस परिवार के सारे सदस्यों को बुला करके बैठा दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि उसको पकड़ करके ले आओ। वो परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति भी थाने में बैठता है, उसके परिवार का अगर कोई नौजवान गुनाह करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार में बैठे हुए जितने मातहत लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस लोक भवन में बैठ करके लोक भवन में सरकार चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? या भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे इस गुनाह के जिम्मेदार हैं? और आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है भ्रष्टाचार की योगी आदित्यनाथ की सरकार में, सारी की सारी की जिम्मेदारी, इसलिए कि प्रशंसा आप लेने के लिए दौड़ते हैं कि हमारी सरकार में यह हो रहा है, हमारी सरकार में जल जीवन मिशन, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी योजना, हर घर जल, हर परिवार को पानी देने की जो बात कही जा रही है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहां हो सकता है?
आप आलोक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कहाँ की कंपनियां आकर के काम कर रही हैं। हमारे यहाँ के नौजवान बेरोजगार बन करके, इनके मजदूर बन करके घूमेंगे, और ये गुजरात से आई हुई कंपनियां हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को मजदूर बना करके यहाँ पे करप्शन बढ़ाएंगी और औने पौने दामों पर ठेका लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। जी, तो चलिए आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल मनीष जी मैं आपसे ही कर रहा हूं, ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई बने, कैसे विपक्ष मांग कर रहा है जो एक नजीर बने? आज मैं आपको मौका दे रहा हूं जी, जल्दी से आप बात उठाइए। आलोक जी, इस सरकार में 6 बरस का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जितने भी भ्रष्टाचार के और हत्या के जितने भी आरोप लगे हैं, इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक कमेटी बैठा करके लोक भवन से लेकर के और जनपद स्तर तक। आप लोक भवन की बात क्यों करते हैं? ब्लॉक का नजीर ले लीजिए, थाने का ले लीजिए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार की आकंठ में नहीं डूबा। और आलोक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार में जितने भी मिनिस्टर हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के पास 16 विभाग है, 18 विभाग है, 14 विभाग है, आखिर उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का जनता के वोट को लूटने के लिए रोज प्रशिक्षण लगाते हैं, कभी चित्रकूट में लगाते हैं, कभी गोंडा में लगाते हैं, कभी बहराइच में लगाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के अंदर भी प्रशिक्षण की भावना पैदा करनी चाहिए ना। उनको भी तो थोड़ा सा वक्त देकर के उनके अंदर भी प्रशिक्षण की भावना पैदा करनी चाहिए ना, उनको भी तो सिखाना चाहिए। आपका सुझाव आमंत्रित है अशोक जी, तमाम सारे सुझाव आए हैं, अब मैं जरा इस पर आपकी टिप्पणी चुपचाप चाहूंगा, अशोक जी को जल्दी से सुनेंगे जी। देखिए, आपको बता दें कि हमारे रिजिम में ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, फर्जी सचिवालय भ्रष्टाचार अशोक जी उजागर नहीं हो रहे हैं, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सुनेंगे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपने भाई समस्या का समाधान मांगा है तो हम अशोक जी से तो जवाब लेंगे जी। अशोक जी को अपनी बात रखने दीजिए जी, हम सब लोग एक अपनी बात ही रख रहे हैं ना, एक लेमैन के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ। अशोक जी अपनी बात रखिए जी। सुनिए, मित्र सेन यादव का IPS बेटा अरविंद सेन फर्जी सचिवालय चला रहा था, अनेक अधिकारी गिरफ्तार हुए और ये फर्जी सचिवालय। अरे मणिलाल पाटीदार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मणिलाल पाटीदार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? 2 साल तक घूमता रहा, जो योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चाहते हैं, एक हत्यारा IPS 2 साल तक घूमता रहा, बात करते हैं। बैठक करके कहा कि हमारे मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, तो क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा? क्यों नहीं दिया? आप बताइए तो अशोक पांडे जी, आप बताइए कि क्यों नहीं मंत्रियों ने ब्यौरा दिया? IAS का ब्यौरा मांगेंगे, IPS का ब्यौरा मांगेंगे, कर्मचारियों का ब्यौरा मांगेंगे, उनके कोई ड्यूटी का निर्धारण नहीं करेंगे, उनकी समय सारणी नहीं बनाएंगे, जब चाहेंगे तब वो उनको सचिवालय बुला लेंगे। और आप अपने मंत्रियों से पूछिए कि उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं दिया अपने संपत्ति का ब्यौरा, उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं दिया? जी चलिए, ये सवाल है, भी दे रहे हैं जी जी, जल्दी अशोक जी अपनी बात रखिए। देंगे तो कार्रवाई होगी। अरे हम अशोक पांडे जी एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि गोरखनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की संपत्ति आप सार्वजनिक करिए। चलिए, ये सवाल आप उठाइएगा जब सदन का सत्र चले, ठीक है? आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन आज हम यहां पर 140 करोड़ के घोटाले को लेकर के बात कर रहे हैं। यादवेंद्र जी, कुल मिलाकर के सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, बड़ी बात यह है, फोकस इस पर होना चाहिए, ना कि हमारी सरकार के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, वर्तमान सरकार में कितने घोटालेबाज हैं, इस पर चर्चा मुद्दा नहीं है। देखिए, बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया जी, कि अगर समस्या ने जन्म लिया है तो उस समस्या को निपटाया कैसे जाए। निपटाने के लिए सरकार का तंत्र, उस तंत्र में बैठे हुए अधिकारियों, बात वही घुमा फिरा के फिर वही आ रही है कि ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इन अधिकारी इसलिए भी संपत्तियों का विवरण नहीं देते या अपने मातहतों से नहीं मांगते कि यदि इस पे हम दबाव बनाना शुरू करेंगे तो कल को हमारे ऊपर दबाव बनने लगेगा। केंद्र सरकार ने जैसे करेक्टर रोल है, 360 डिग्री का एक उन्होंने सिद्धांत तय किया है। उत्तर प्रदेश में भी 360 के आधार पर, यानी फ्लैट में चारों तरफ से घूम करके एक
किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का जब कैरेक्टर रोल लिखा जाएगा तो उसके ऊपर वाले भी बताएंगे वो क्या है और उसके नीचे वाले भी ये बताएंगे क्या है। तो जब नीचे वाले बताएंगे तो वो उस अधिकारी के घर पे भी गए हुए हैं, उसके बंगलों पे भी गए हुए हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था भी की है, हवाई जहाज की व्यवस्था भी की है, जगह जगह फ्लैट खरीदवाए हैं, जगह जगह मकान खरीदवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा। मैं पांडे जी से एक बात कहूंगा, स्ट्रिक्टली 360 डिग्री की जो कैरेक्टर रोल की व्यवस्था है वो लागू करा दी जाए। मेरा ख्याल बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए आपके इस समाधान से अशोक पांडे जी कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अशोक जी सवाल का जरा जवाब चाहेंगे। देखिए यादवेंद्र मिश्रा जी ने एक सवाल किया है आपसे। देखिए निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाने का सुझाव दिया जाएगा निश्चित तौर पे हम गंभीरता से लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, वही हम दूर करने में लगे हैं। अपराध का राजनीतिकरण दूर कर चुके हैं, भ्रष्टाचार का शिष्टाचार अब खत्म करेंगे। निश्चित तौर पे आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। चलिए देखिए ये तो फिर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि आज यादवेंद्र मिश्रा जी भारत समाचार में आए और उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को एक सुझाव दिया और अशोक पांडे जी ने उसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। बहुत एक बड़ी खबर अब तो ये तो निकल करके आ गई। मेरी जो डिबेट है वो बहुत एक सही दिशा में अब तो जा रही है। मैं एक बार सतीश पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी आप लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे, मेरे जहन में उस वक्त एक सवाल चल रहा था, कैसे अधिकारी, सेक्शन अधिकारी जो होता ऑफिसर, और तमाम आए दिन हम लोग खबरें पढ़ते रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की, आज इस अधिकारी की गद्दे के नीचे से इतने करोड़ निकले, आज बेड के नीचे से इतने निकले, आज तकिए के नीचे से, कैसे लोग इतना बन जाते हैं? हम लोग खाली चर्चा ही करते हैं करोड़ों रुपए की। देखिए ये जो मैं आपका ये न्यूज़ देख रहा हूँ सामने सचिवालय में सेंध, ये निश्चित रूप से बड़े शर्म का विषय है और बड़ी चिंता का विषय है। इस तरह से ये जो घटनाएं होती हैं, और आज से नहीं, मैं सिर्फ यही सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरीके मैंने पहले भी कहा कि जो भर्ती होने के बाद से रिटायरमेंट तक की आप उसकी पूरी परिसंपत्तियों की जांच जब तक नहीं होगी हर दूसरे तीसरे साल चौथे साल, तब तक ये भ्रष्टाचार चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब जब इस प्रकार के कार्यवाहियाँ होती हैं, अभी आपने देखा होगा कि नहीं तमाम सारे ऐसे केसेस सामने आए लेकिन उन पर कुछ बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। तो जब इस तरह की कार्यवाही नहीं होंगी तो भ्रष्ट आचरण रखने वाले बिल्कुल, मुझे लगता है सतीश जी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते मनोबल और बढ़ा है कहीं ना कहीं। जी, तो ये जब तक बड़ी कार्यवाही नहीं होगी तब तक ये मतलब इस तरह के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल काम होगा। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस की नीति है और वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास में कितना सफल हो पा रहे हैं वो इस घोटाले ने ही बता दिया कि 146 करोड़ रुपए का घोटाला निकल करके आया है। तो अब इस पर जो सजा पाए हुए, जो इस पर फंसे हुए लोग हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो, कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, केवल उनके विरुद्ध ही नहीं, उनसे जुड़े हुए और लोगों के। जब भाई हम अपराधियों का जब खाका खंगालते हैं तो अपराधियों के संबंधियों, रिश्तेदारों, नातेदारों सबका हम लेते हैं। तो ऐसे चाहे हमारे सचिवालय के अफसर हो या कोई भी कहीं का भी कर्मचारी, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, उसके भी रिश्तेदारों, नातेदारों के खाते खंगालने चाहिए। तो इससे कुछ हद तक अंकुश लगने की संभावना है इस पर। जी कोई अपना सुझाव देना चाहेंगे? जी मैं एक सुझाव यह देना चाहूँगा कि चलिए वो एक बड़ा निर्णय है, केंद्र सरकार अपने स्तर से लेगी संपत्तियों को लेके, लेकिन राज्य के कर्मचारी तो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रणाधीन है, पांडे जी बैठे हुए हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए एक मैंडेटरी कर दीजिए कि आप अपनी संपत्तियां जो भी है वो आधार के साथ में अपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करिए, और कर्मचारी और अधिकारियों का आधार के साथ वह फिर रजिस्ट्री ऑफिस से टैली किया जाएगा। कुल मिलाकर के जब इस तरीके का डाटाबेस तैयार करेंगे तो बेईमान 10 से 15%, 20%, लेकिन गंदा वो 80% लोगों को कर रहे हैं, और कुल मिला के पूरी सोसाइटी
चाहे वो कर्मचारियों की सोसाइटी हो, चाहे सामाजिक सोसाइटी हो, वह गंदा कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन उससे प्रभावित पूरा समाज हो जाता है। और वही कारण है कि आज हम लोग भ्रष्टाचार पे यहाँ पर एक तरीके से डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ हम रास्ते भी निकालने के लिए यहाँ पे बैठे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि हम आज यहाँ पर कुछ समस्या की तो बात कर ही रहे हैं, उस समस्या के निराकरण, उसके निदान की भी बात कर रहे हैं। मनीष जी, अभी देखिए कि एक्सपर्ट्स जो आए हैं उन्होंने तमाम सारे सुझाव दिए हैं। क्या लगता है कि अगर इन छोटे छोटे बिंदुओं पर अगर मंथन हो, सुझाव किए जाए, इन पर चर्चा की जाए, तो बहुत हद तक कमी आ सकती है साइबर फ्रॉड में या इस तरीके की धोखाधड़ी, इस तरीके के ट्रांजैक्शन में, इस तरीके के लेन देन में? देखिए आलोक जी, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे घोटाले करने के विभिन्न जो तरीके रहे हैं वो तरीके हों, एक बात सबको और हम सभी लोगों को एक बात बहुत स्पष्टता के साथ समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत हद तक तय करती है कि हमारी शासन पद्धति कैसे चलेगी। श्री योगी आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की जब वो बात कहते हैं, तो उनके मंत्रालयों को जब देखेंगे और उनके मातहत जो मंत्री हैं उनको जब देखेंगे तो तमाम आपको उनके बीच में मतभेद आपको दिखाई देगा। जब सरकार में सामंजस्य नहीं है, सरकार में एकता नहीं है, तो समाज में एकता नहीं हो सकती है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, कर्मचारी संघ के आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन उसमें हम सिर्फ कर्मचारियों को दोषी नहीं मान सकते हैं, अनुभाग अधिकारियों को हम सिर्फ दोषी नहीं मान सकते। नेताओं, जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं, उन नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं, तमाम तरह के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उनका डराना, धमकाना और गलत कार्यों में इन्वॉल्व कराना, यह भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रणाली की सिद्धांत है और उसकी नीति है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले पशुपालन घोटाला हुआ था और हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, और एक बाहर के राज्य के एक व्यापारी को यहाँ के लोगों ने मिली भगत करके बैठा लिया था और बहुत बड़ा, उसमें क्या हुआ, मिनिस्टर्स सीधे सीधे बचते चले गए। अब मैं पूछना चाहता हूं आलोक जी कि बिना मिनिस्टर्स के, बिना विभाग के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके बिना मिली भगत के ऐसा इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? तहसीलदार के बिना अनुमति के तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर जो 50-100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लिया जाता है, बिना तहसीलदार के संज्ञान में आए हुए ये काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि मैं दिल्ली और लखनऊ से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 1 रुपया, आपकी मनीष जी आप ऐसा करिएगा, आपकी निवास प्रमाण पत्र या कोई भी कागज बनवाने जाएगा तो आप पैसे मत दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता बिना पैसे लिए, शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। मैं आलोक जी एक बात बताऊं आपसे, मैं एक बात बताऊं आपसे, गांव के बुजुर्ग जो उनके बच्चे बाहर में कमा रहे हैं, अगर वो अपने पिता को फोन करते हैं, कहते हैं कि पिताजी हमारा एक निवास प्रमाण पत्र बना दीजिए, हमको अपनी फैक्ट्री में देना है, तो उस बुजुर्ग पिता 30-30 किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर बुजुर्ग पिता पैदल चल करके तहसील में जाता है और एक हफ्ता 10-10 दिन लग जाता है, उसको नहीं मिलता है। ये है सिस्टम अशोक जी। और देखिए मनीष जी ने साफ तौर पर तमाम बिंदु पर एक बुजुर्ग का उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा, इस सिस्टम में वाकई में लूप होल्स हैं, मान रहे होंगे शायद आप भी, और अगर नहीं मान रहे हैं तो भी आपको एक सुझाव के तौर पर मैं चाहूंगा, क्योंकि आम जन के एक लेमैन के तौर पर मेरा ये सवाल आपसे है। जी हाँ, आलोक जी एक पूर्व में ऊर्जा मंत्री थे पिछली सरकार में, जीपीएफ का इतना बड़ा घोटाला हुआ, बात समस्या के समाधान की हो रही है ना। अब मैं किसी को लेकर के पिछली सरकार, समाधान हो ही नहीं सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी। ऐसी कौन सी चीज है समाप्त किया ही नहीं जा सकता। समस्या ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं है? भाई अगर दवा से नहीं काम चलेगा, अगर किसी को बुखार तो एंटीबायोटिक लगेगा, अगर एंटीबायोटिक से भी नहीं तो सर्जरी से काम चलेगा। भाई तो भाई अब एंटीबायोटिक से चीजें ऊपर आ चुकी हैं, अब सर्जरी की जरूरत है मुझे लगता है। अशोक जी देखिए ये सब चीजें हम अब ऑनलाइन कर रहे हैं, अब ये ऑनलाइन हो रहा। पहले ठेकेदारी में गुंडाई होती थी, हमने ऑनलाइन कर दिया, ये सामान्य जन भी आके अपना अशोक जी, जब आप जैसा वरिष्ठ आदमी इस तरह की बात करता है तो बहुत तकलीफ होता है। आप जमीन से जुड़े हुए हैं नहीं, ऑनलाइन करने से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, लेखपाल का रिपोर्ट लगता है, कानूनगो का रिपोर्ट लगता है, क्या बात करते हैं आप? लोगों को जाना पड़ता तो है नहीं कुछ भी आपको कराने के लिए अधिकारी ढूंढते थे। चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का कानूनगो लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, बिना पैसे का रिपोर्ट नहीं लगाता वो। हमने खत्म किया है। नहीं पांडे जी मैं एक परामर्श आपको देना चाहता हूं। आज ऐसे एक्सपर्ट्स आए, यादवेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से जी। मैं एक परामर्श आपको यह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार कम से कम एक जो कर्मचारियों के पास में जो संपत्तियां, जिससे हम लोग लगभग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं,
वो मुख्यमंत्री जी एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें कि वो राज्य का कर्मचारी हो, चाहे केंद्र का राज्य में तैनात हो या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से आया हुआ हो, वो जो भी संपत्ति अपनी परचेज करेगा मैंडेटरी हो कि वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वह दिखे। ऐसे उसके रिश्तेदार जानते हैं, उसके बाद तो एक ही मकान है, चूंकि डिस्क्लोजर मालूम नहीं है। अगर ऑनलाइन वो होगा, अभी चूंकि आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन अगर वो होगा तो 10 लोग जान रहे हैं, उसके बाद 50 संपत्तियां हैं, तो वो कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे कि इसके पास ये गलत शो कर रहा है, इसके पास संपत्तियों का जखीरा है। तो मैं तो, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस ऑनलाइन व्यवस्था में ये भी प्रारंभ करा दीजिए कि जो भी कर्मचारी अधिकारी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसकी सिस्टम चाहे जो भी हो, चाहे ऑनलाइन की हो, लेकिन फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। देखिए अशोक जी, एक सुझाव आपको यादवेंद्र जी ने दिया, आज आप यहां से जाएंगे तो तमाम सारे सुझाव लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए, आ रहा हूं आपसे भी मैं टिप्पणी लूंगा। सतीश जी, जरा आप भी सुझाव देना चाहेंगे? मैं सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर के आपसे एक सुझाव मांग रहा हूं जी। हाँ, देखिए ऑनलाइन वाला सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। बोलने का तो बहुत कुछ मन कर रहा है जी, जैसे अशोक पांडे जी और ये सिंह साहब बोल रहे हैं, तो चूंकि लेकिन मैं अपने आप को केवल कर्मचारी समाज तक ही केंद्रित रखना चाहता हूं। तो कर्मचारियों को केवल बस, जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि एक भय, और जब तक भय नहीं पैदा होगा तब तक इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण वाले लोगों पर अंकुश नहीं पाया जा सकता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष में इनका एक समीक्षा हो, और मेरा यही सुझाव है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों से ही हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। और जो सामने दिख रहे हैं तमाम सारे ऐसे छोटे पदों पर, चाहे आप वो विवेकानंद डोबरियाल का देख लीजिए, या तमाम सारे ऐसे हैं कि नहीं वो प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर बैठे हुए हैं, अरबों रुपया, खरबों रुपया की संपत्ति है। मैं तो जब जाता था वहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो मैं उनकी वो देखता था किस प्रकार से वो रंगबाजी उनकी चलती थी वहाँ पर। तो आज वो सलाखों के पीछे हैं, ये एक उदाहरण हो रहा है। इसी तरह से कुछ और भी मगरमच्छ हैं हमारे बीच के ही, लेकिन होते 2, 4, 5 हैं, और बदनाम हमारी पूरी कर्मचारी कौम, पूरी सोसाइटी होती है, पूरी हमारी कर्मचारी जाति तो इस तरीके से अब एक सुझाव ये भी आया। सुझाव नंबर 3 में मनीष जी आपसे चाहूंगा, सफेद पोशों का कितना रोल देख रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से? आलोक जी, मैं बहुत संक्षिप्त में एक छोटी सी बात जल्दी से, चाहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अपने आप को ईमानदार नेता बताते हैं। वो सिर्फ अपनी ईमानदारी में एक काम कर दें कि जो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसकी सारी संपत्ति वो सार्वजनिक कर दें। उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो सभी लोग अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखनाथ मंदिर है उस ट्रस्ट की सारी संपत्ति वो सार्वजनिक कर दें। बस मेरा छोटा सा और संक्षिप्त सुझाव है। शर्त के साथ मेरा अनुरोध ये है, किसी शर्त के साथ कि ये वो ऐसा करे तो ऐसा हो। हम 2 लोग यहाँ पे चूंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो सेक्टर अलग है, वो आपका पॉलिटिकल है। पांडे जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में क्या कर रही है, डिस्क्लोजर नहीं उनका जी, लेकिन हम जब बात करेंगे तो सबके हितों की बात करेंगे ना। तो हम उत्तर प्रदेश में कर्मचारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, जनता भी आती है, सभी लोग आते हैं। तो मेरे कहने का वो ऐसा करे तो इनसे कराया जाए, वो अपना करे, ये अपना करे, लेकिन यानी दोनों सिस्टम अलग अलग। लेकिन योगी जी कर दे इसको, इसलिए कि बहुत ईमानदारी का जो ढिढोरा पीटते हैं, तो वो अपने गोरखनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी सारी संपत्ति वो सार्वजनिक कर दे। जी अशोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। इतने सारे सुझाव मिले। हाँ जी, जल्दी। आपको बता दें, निश्चित तौर पे हम 2 चीज पर कानून व्यवस्था सही सुधारने में सफल हुए हैं। अतीक जैसा अपराधी, ठीक है, अपनी बात रखिए जी। बिल्कुल, मैंने देखा था वो आपकी बात में पूरी करे दे रहा हूँ। अतीक अहमद जैसे जो अपराधी थे, उन्होंने भी योगी मॉडल की काफी तारीफ की और कहा कि वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और वो जाते समय, उन्होंने जेल जाते समय जब सुनवाई के लिए जा रहे थे, उन्होंने बयान दिया था। चलिए, उसको कागज को हमने तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश में, वरना जो कोई नया बेटा 20 साल का होता था भाई गांव का, वो अपने टीम में सीधे डायरेक्टर बना दिया गया।
आप इस फोबिया से बाहर निकलिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने 36% वोट दिया है, 125 हमारे विधायक जीत करके आए और 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिला है। इस फोबिया से बाहर निकलिए। सैफई का फोबिया आपके सर किसको पर कितना फोबिया है? चलिए, आज बहुत सारे सुझाव आ गए। मैं जल्दी से 30 सेकंड में यादवेंद्र जी, आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, मुझसे रह गई वो पूछने में, जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे। दर्शकों से सिर्फ एक बात ये शेयर करना चाहता हूं कि यह दर्शक जो अपने चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, भ्रष्टाचार से कमाए गए धन की शिकायतें चुपचाप इनकम टैक्स को भेजते रहे, सीबीआई को भेजते रहे। राज्य सरकार में आपने अगर पुलिस को भेजा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कम से कम सक्षम एजेंसियों को डरिए नहीं। डर गए तो फिर इसी तरीके से हम लोग डिबेट में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचारियों का खुलासा होगा, जो पकड़ा जाएगा उसी की चर्चा करेंगे। आपके घर के बगल में रह रहा होगा, आप उसकी बिल्डिंग करोड़ों की बनी होगी, देख के जल रहे होंगे, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे। मत करिए। आप आरटीआई में डाल करके सूचना अपने दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मंगा लीजिए, लेकिन समाज में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ये समाज ठीक होगा। पूरी जिम्मेदारी अगर हम सरकार के ऊपर डाल लें तो समाज ऐसे नहीं दुरुस्त होने जा रहा। और समाज के दुरुस्त में अगर हम बात करें, हम सब उसके आएंगे। यादवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जैसे अगर अगली डिबेट हम लोग कर रहे हैं इतने करोड़ों रुपए की, तो हम लोग दिवाली पे बोनस की अगली बार चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यादवेंद्र जी आपका भी, सतीश जी आपका भी, मनीष जी आपका भी और अशोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 146 करोड़ की धोखाधड़ी और हेराफेरी का जो मामला सामने आया है, इस बीच तमाम सारे सिस्टम पर लगे। सिस्टम के लूप होल्स कहां पर हैं, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।